नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कृषि यानी एग्रीकल्चर की। दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है दोस्तों कृषि यानी एग्रीकल्चर की। दोस्तों कल की क्लास में जो है हमने हरित क्रांति के बारे में जो है जाना था और आज की क्लास जो है हमारी श्वेत क्रांति के से जो है स्टार्ट होगी। तो श्वेत क्रांति दोस्तों, श्वेत क्रांति को जो है ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। याद रखें दोस्तों, श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से जो है संबंधित है। अब श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक जो है कहा जाता है। याद रखेंगे, यानी श्वेत क्रांति के जनक जो है किसको कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। और इनके जन्मदिन पर जो है यानी 26 नवंबर को जो है दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पर जो है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। अब दोस्तों श्वेत क्रांति जो है शुरू किसके द्वारा की गई थी? तो NDDB के द्वारा जो है शुरू की गई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा जो है ये शुरू की गई थी। 1970 में श्वेत क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात में जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दूध का। याद रखें दोस्तों, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और साथ ही उत्तर प्रदेश दूध में जो है प्रथम स्थान पर जो है आता है। याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है दूध के मामले में जो है प्रथम स्थान पर जो है आता है। तो ये दोस्तों श्वेत क्रांति हो गई। आप देखते हैं दोस्तों अन्य क्रांतियाँ जिनसे सीधे सीधे प्रश्न जो है देखने को मिल जाता है। नीली क्रांति दोस्तों, नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से जो है संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन यानी तेल वाली फसलों से जो है संबंधित होती है। तिलहन क्रांति अधिकतर दोस्तों सरसों की फसल जो है इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है होती है। गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित होती है। प्याज या झींगा उत्पादन की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है गुलाबी क्रांति जो है लाई गई थी, जिसके द्वारा जो है प्याज व झींगा का उत्पादन बढ़ाने के लिए यानी इसी के लिए जो है गुलाबी क्रांति को जो है लाया गया था। लाल क्रांति के लिए मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए जो है लाया गया था। स्वर्ण क्रांति फल एवं बागवानी फसलें। याद रखें दोस्तों, स्वर्ण क्रांति में जो है फल एवं बागवानी फसलें जो है आती हैं। काली या कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति याद रखें दोस्तों, रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से जो है संबंधित है। और गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित होती है गोल क्रांति। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति याद रखें दोस्तों, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से जो है संबंधित है। साथ ही इंद्रधनुष क्रांति जो है संपूर्ण कृषि विकास के लिए। याद रखें दोस्तों, इंद्रधनुष क्रांति जो है यह संपूर्ण कृषि विकास को बढ़ाने के लिए जो है लाई गई थी इंद्रधनुष क्रांति। अब देखते हैं दोस्तों अन्य एपीकल्चर जो है किससे संबंधित है? दोस्तों एपीकल्चर जो है यानी मधुमक्खी का पालन करना जो है एपीकल्चर जो है कहलाता है। सेरीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? रेशम के कीट को पालना ही दोस्तों सेरीकल्चर जो है कहलाता है। पीसीकल्चर दोस्तों, पीसीकल्चर में यानी मछलियों का पालन करने के लिए जब मछलियों का पालन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों पीसीकल्चर। और मत्स्य पालन में यह होता है दोस्तों मछली पालन को बढ़ाने के लिए यानी मछलियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है मत्स्य पालन को जो है मत्स्य क्रांति को जो है लाया गया था। लेकिन पीसीकल्चर में मछली पालन जो है मछलियों को पालना जो है किया जाता है, तो इसी को पीसीकल्चर जो है कहा जाता है। बीटीकल्चर में क्या होता है दोस्तों? अंगूरों की खेती करने को जो है बीटीकल्चर जो है कहा जाता है। बर्मीकल्चर केंचुए का पालन करना यानी केंचुए को पालना ही जो है बर्मीकल्चर जो है कहलाता है। याद रखें दोस्तों, केंचुए के पालना को जो है बर्मीकल्चर जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों केंचुए को जो है किसान का मित्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे, साथ केंचुए को किसान का मित्र जो है कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में जो उद्यान में बागवानी फसलों का अध्ययन
बागवानी फसलों की जो है खेती की जाती है। याद रखें दोस्तों, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती की जाती है, यानी जब फूलों की खेती की जाती है तो उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ओलेरीकल्चर में सब्जियों की खेती करने को जो है ओलेरीकल्चर जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, तो ये अन्य क्रांतियाँ थी जिनके बारे में जो है आप सभी को आसानी से जो है याद हो गया होगा। आप देखते हैं दोस्तों कृषि की विधियाँ, यानी कृषि को जो है किन विधियों के अनुसार जो है किया जाता है। तो कृषि की अनेक विधियाँ हैं। सबसे पहले दोस्तों स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है दोस्तों, वनों एवं जंगलों को काट कर जो है उनको जलाकर की जाती है। याद रखें दोस्तों, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, यानी जो जंगलों में जनजातियां रहती हैं वह पहले वनों एवं जंगलों को जो है काट कर जमीन पर डाल देते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। जब उनको जलाया जाता है, उनका जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसके द्वारा जो है मिट्टी की उर्वरता क्षमता यानी फर्टाइल जो है मिट्टी फर्टाइल होती है और उर्वरता बढ़ती है। इसी के लिए जो है वहाँ पर 2-3 साल तक जो है फसल उगाते हैं और उसके बाद जो है फिर दूसरे स्थान पर जाकर ऐसे ही जो है इसी प्रक्रिया को जो है दोबारा जो है इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। याद रखेंगे। स्थानांतरित कृषि दोस्तों, स्थानांतरित कृषि में जो है वनों एवं जंगलों को काट कर जो है उनको जलाकर खेती की जाती है और 2-3 साल तक जो है खेती की जाती है और इसके बाद जो है दूसरे स्थान पर जाकर इसी प्रक्रिया को जो है दोहराया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों स्थानांतरित कृषि के जो है अन्य नाम, यानी इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। बुश फैलो और काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जो है स्थानांतरित कृषि को जो है जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में जो है कृषि स्थानांतरित कृषि को जो है किस नाम से जानते हैं, तो झूम खेती के नाम से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को जो है झूम खेती के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में बेवर खेती के नाम से, बस्तर क्षेत्र में दीपा के नाम से, आंध्र प्रदेश में जो है पोंडू के नाम से, केरल में कुमारी के नाम से, राजस्थान में बत्रा के नाम से। तो दोस्तों ये अलग अलग स्थानों पर जो है स्थानांतरित कृषि के जो है अलग अलग नाम जो है दिए गए हैं। याद रखें दोस्तों, यानी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। दोस्तों भारतीय कृषि, भारत में क्या होता है दोस्तों, खेती और पशुपालन जो है एक साथ किया जाता है, इसीलिए जो है इसको मिश्रित खेती भी जो है किया जाता है। एक तो मिश्रित खेती का अर्थ ये निकलता है और एक होता है जब एक से अधिक फसलों को जो है एक साथ बोया जाता है तो उसको भी मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। जैसे गेहूं के साथ जो है सरसों को उगाया जाता है तो इसको भी जो है दोस्तों मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। और खेती और पशुपालन जब एक साथ किया जाता है, यानी खेती भी करता है किसान और पशुपालन भी करता है, तो इसको भी जो है क्या कहा जाता है, इसको भी मिश्रित खेती जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों रोपण कृषि क्या है दोस्तों। रोपण कृषि जो है एक वाणिज्यिक कृषि होती है। रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि होती है। वाणिज्यिक कृषि यानी जिसको जो है दोस्तों मार्केट यानी बाजार में बेचने के उद्देश्य से जो है उगाया जाता है, उसी को जो है रोपण कृषि जो है कहा जाता है। इसके लिए जो है बड़े क्षेत्रफल की जो है आवश्यकता होती है और पंक्तियों को जो पेड़ पौधों को जो है एक ही सीक्वेंस यानी एक ही क्रम में जो है पंक्तिवाई जो है लगाया जाता है और एक बहुत सारे बड़े क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है रोपण कृषि के लिए। और इसका मेन उद्देश्य होता है मार्केट में यानी बाजारों में बेचने के लिए जो है की जाती है रोपण कृषि। बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है और ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता जो है होती है। उदाहरण चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ना, केला, कपास और रबड़ की फसलें जो है उगाई जाती है। याद रखें दोस्तों रोपण कृषि के लिए जो है एक चौकोर का बहुत बड़ा जो है खेत होता है, उसमें जो है पंक्तिवाई तरीके से पेड़ों को जो है उगाया जाता है। जब दोस्तों बड़ा क्षेत्रफल होगा तो उसके लिए अधिक श्रम की यानी अधिक मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। जब मजदूर अधिक होंगे तो अधिक पूंजी यानी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसी प्रकार जो है रोपण कृषि के लिए जो है बड़ा क्षेत्रफल और ज़्यादा श्रमिक और अधिक पूंजी की जो है आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल दोस्तों चाय, कॉफ़ी, नारियल, गन्ना, इनके लिए जो है बड़े बड़े फार्मों में जो है खेती जो है की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों गहन कृषि। गहन कृषि क्या होता है दोस्तों। गहन कृषि जो है सघन आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। दोस्तों सघन से मतलब है घनी आबादी वाले यानी ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जो है गहन कृषि जो है की जाती है। यानी छोटा क्षेत्रफल होता है उसमें जो है अधिक पैदावार निकालने की कोशिश जो है की जाती है।
अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो अधिक श्रमिक एवं पूंजी द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ाया जाता है और साथ ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके जो है पैदावार को जो है बढ़ाया जाता है। याद रखेंगे। यानी गहन कृषि में दोस्तों सघन आबादी वाले क्षेत्रों यानी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों कृषि भूमि कम होती है और जनसंख्या जो है अधिक होती है, इसीलिए जो है इस भूमि में जो है अधिक श्रम और पूंजी द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ाया जाता है और साथ ही रासायनिक उर्वरकों का भी जो है प्रयोग जो है किया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि क्या होती है दोस्तों? निर्वाह कृषि क्या होती है? जमीन के छोटे टुकड़ों पर जो है होती है। याद रखें दोस्तों, निर्वाह कृषि जो है जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर जो है कृषि होती है और परिवार जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है खाद्य फसल को जो है उगाता है। कोई एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है दोस्तों, उस पर जो है कोई परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है खाद्य उगाता है। यह खेती जो है मानसून पर निर्भर होती है दोस्तों। निर्वाह कृषि जो है मानसून पर निर्भर होती है। यहाँ पर जो है सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं होती और यहाँ पर जो है प्राकृतिक उर्वरता पर जो है निर्भर होती है। यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है और प्राकृतिक उर्वरता पर जो है निर्भर होती है, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का इसमें प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। तो ये हो गई दोस्तों निर्वाह कृषि, जो कि ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर जो है की जाती है। एक परिवार अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है खाद्य फसलों को उगाता है। यह निर्वाह कृषि जो है दोस्तों मानसून पर जो है निर्भर होती है और यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं होती और प्राकृतिक उर्वरता पर जो है निर्भर करती है। अब देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक सिंचित फसल, यानी सर्वाधिक सिंचित फसल कौन कौन सी है? गन्ना और धान है दोस्तों। अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो आपको गन्ना जो है सही करना है, क्योंकि गन्ना जो है एक वार्षिक फसल है और धान जो है 120 दिन यानी 4 महीने में जो है तैयार हो जाती है। इसीलिए गन्ने को जो है धान की अपेक्षा ज़्यादा सिंचाई की जो है आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यदि ऑप्शन में गन्ना नहीं दिया जाए तो धान को आपको जो है सही करना है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।